हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 9 का डीओई की तरफ से मिड टर्म का जो सैम्पल पेपर इशू किया गया ना, प्रैक्टिस पेपर, तो उसी को करवाने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ना, ये मैं आपसे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग रहेगी ये वीडियो। इंग्लिश मीडियम की मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो हिंदी मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम अलग, ठीक है। तो यहाँ पर हम खंड का भी करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में एक सरल संयुक्तक है। तो ये आपको अगर पता है कि आपकी बुक है, चैप्टर नंबर आपका 6 है, ठीक है। आपसे पूछा गया सरल संयुक्तक। तो जो उत्तक है ना, उसके बारे में बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। एक होता है विभजोतक, जो पौधे में वृद्धि करता रहता है, और जब पौधे के उत्तक वृद्धि करना बंद कर देते हैं, वो परमानेंट होने लग जाते हैं, तो वो स्थायी उत्तक कहलाते हैं, ठीक है। और फिर वो कहीं अलग अलग काम करने लग जाते हैं। तो जो स्थायी उत्तक है उसको हम जो अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। एक सरल होता है और दूसरा होता है जटिल उत्तक, ठीक है। तो जटिल उत्तक और सरल, यहाँ पर आपको दो दे रखे होंगे, यहाँ पे आप देखोगे तो ये दे। तो आपसे यहाँ पर इसने जो पूछा है ना, यहाँ पर आपसे जो इसने पूछा है कि सरल स्थायी उत्तक कौन कौन से होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैन कायमा होता है, कोलन कायमा होता है, ठीक है, और होता है तीसरा स्कैलन कायमा, ठीक है। और इनकी पिक्चर आपको अच्छे से करनी है। आप क्योंकि सर बुक से आप बता रहे हैं, हाँ, क्योंकि खाली इसमें से तो नहीं आने वाला ना एग्जाम में। थोड़ा आपको एडिशनल कैसे पढ़ना चाहिए उसी के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। जो भी प्रैक्टिस पेपर देखो, उसके आसपास की चीजें करो, जो क्वेश्चन है उसके आसपास की चीजें और अच्छे से करो, ताकि कोई और क्वेश्चन भी आए आप आराम से कर लें, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर सही सही उत्तर कौन सा है, पैरन कायम है। मेरा ये उद्देश्य है कि आप बच्चे खुद अपने आप बता पाए कि क्या आंसर है, ठीक है। बाकी आपकी प्रैक्टिस है तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड में बोला है कृषि पशुओं के वैज्ञानिक प्रबंधन को क्या कहते हैं। ये आपने लास्ट में जो चैप्टर देखा होगा ना, ये वाला खाद्य संसाधन में सुधार, तो इसी में ही आपको पशुपालन के बारे में पता लगेगा कि पशुओं को जब हम वैज्ञानिक तरीके से पालते तो पशुपालन कहलाता है यहाँ पर, ये ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, पशुपालन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, और देखो एक बात और सुनो, काटने वाले तरीके से भी आप कर सकते हो, खुद सोचो। ये पशुओं की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ये कृषि, बागवानी, मिश्रित फसल, ये फसल के रिगार्डिंग है, तो तब भी आप आराम से मैच कर पाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये कह रहा है घास में पर्व संधियों को लंबा करने में किस प्रकार का विभेदक मदद करता है। देखो बुक में आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। साइंस है ना, अब 9th क्लास है, तो और 10th क्लास की तैयारी करवाने के लिए आपको बच्चों को बताया जाता है कि कैसे स्टडी करनी चाहिए। तो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो बुक ही सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। और उसको एनालाइज करना आना चाहिए। बाकी आपको एक्स्ट्रा भी लेना, मतलब खरीदना पड़ता है, ताकि और अच्छा स्कोर हो पाए। तो यहाँ पर इसने बात करी है, देखो विभजोतक की बात करी है, और मैंने आपको अभी बताया था कि जो टिश्यू है ना, हम दो प्रकार के पढ़ रहे हैं। एक जो ग्रोथ करते रहते हैं, ठीक है, और वो विभजोतक होता है, इंग्लिश में मैथमेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो विभजोतक ये ग्रोथ करता रहता है, और ये देखो ये ग्रोथ की बात कर रहा है। पर विभजोतक में 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। तो ये देखो ये पूरा बना रखा है इसने। तो तीनों के कार्य अलग अलग होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बुक से ही क्वेश्चन बनेंगे। जैसे इसने बोला है कि परसंधियों को लंबा करता है, तो इनमें से कौन है जो लंबा करता है परसंधियों को। तो यहाँ पर आप देखेंगे परसंधियों के पास में पाया जाता है, तो कौन सा अंतर्विष्ट पाया जाता है। तो अगर आप एक एक लाइन को, अब ये मुश्किल होता है पेपर के टाइम पे एकदम कैसे किया जाए, लेकिन मिड टर्म से आप आइडिया लेके फाइनल टर्म में अच्छा करना। बाकी अभी जितना हो सके अच्छी बात है, ठीक है। जो पुराने बच्चों ने पता मैं कैसे कराता हूँ। तो अंतर्विष विभजोतक हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया इसको। इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश को अलग अलग करने का डिसाइड किया था कि अच्छे से समझा सकूं, कंफ्यूजन ना हो। देखो ये कह रहे जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। पहले पता होना चाहिए कि जाइलम क्या है। मतलब हमें पता है कि बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं हम, लेकिन है क्या, सेल वाले में पढ़ रहे हैं, टिश्यू में पढ़ रहे हैं। देखो सेल ही जब बहुत सारे इकट्ठी हो जाती है ना, ग्रुप बन जाता है उसका, और वो एक ही प्रकार का काम करने लग जाती है। सेल मतलब कोशिका, तो वही कोशिका उत्तक कहलाती है, इंग्लिश में टिश्यू कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपसे जाइलम के रिगार्डिंग बोल रहे हैं, ठीक है। देखो ये उत्तक के प्रकार है, जटिल है, ठीक है। और जटिल है तो यहाँ पे आपको यहाँ फ्लोएम के बारे में दे रखा है। अब पिक्चर का यहाँ पे आ जाएगा, इसका नाम पूछेगा, खालिस्तान दे देगा, आपको बताना पड़ेगा। और ये जाइलम के रिगार्डिंग दे रखा है। तो यहाँ पर इसने बोला है कि ये जो जाइलम है इसका मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य है जल और खनिज, जल
और खनिज के संवहन करना, मतलब ट्रैवलिंग करने का काम ये करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ही जो फ्लोएम है ना वो खाना वगैरह लेके जाता है। जाइलम केवल ऊपर की तरफ मूव करता है, एक तरफ ही जाता है, और जबकि फ्लोएम जो होता है ना वो ऊपर नीचे दोनों तरफ ट्रैवल करता है, दोनों तरफ जाता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है विसरण क्या है। विसरण, तो ये आपको पता होना चाहिए, जो अणु होते हैं ना उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। देखो, एक परासरण होता है, एक विसरण होता है। ठीक है, परासरण में नॉर्मली जो है ना पानी का लेन देन होता है। ठीक है, और विसरण में गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, और डिफ्यूजन में मतलब लिक्विड का भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ज्यादातर जो है गैसों का इसमें कहा जाता है। विसरण में तीनों चीजें हो जाती है ट्रांसफर। ठीक है, ये आपकी बुक में ही है ये भी। ठीक है, अगर हम चैप्टर खोलें 5th, तो चैप्टर नंबर 5 ओपन करेंगे ना, तो गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है यहाँ सारा अच्छे से बता रखा है। ठीक है, जल में भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। ठीक है ना, जल में भी विसरण का होता है, और गैसों में तो होते ही होता है। लेकिन जो अगर हम परासरण की बात करें वो जल के लिए स्पेशल बताया गया है। ठीक है, ये आप याद रखना। तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा था कि ये कैसे इसका सांद्रण होता है, तो आप बताओगे ये अणु को उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। मतलब जो चीज हाई हो जाती है ना वो लो की तरफ जाती है, नॉर्मली नेचुरली ऐसा पाया जाता है। अब कैसे, देखो, अगर एक जगह बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाए और एक जगह खाली जगह, तो लोग खाली जगह जाने लग जाएंगे ना, तो वो ये हाई से लो की तरफ ट्रैवलिंग करते हैं। जैसे एक जगह कमरे में बहुत गर्म हवा हो जाए तो गर्म हवा बाहर जाने लग जाएगी, ऐसे कमरे के अगर बाहर बहुत ज्यादा ठंडी हवा हो जाए तो वो अंदर आने लग जाएगी। ये विसरण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, फिर कह रहे हैं मिश्रित मत्स्य संवर्धन है। मिश्रित मतलब होता है कि मिक्स, और मछली को जब हम पाल रहे हैं तो अब जब मिश्रित लिखा है तो इसमें एक से कई ज्यादा प्रजातियों को पाला जाता है, तो इसका आंसर क्या है, बी। अब देखो, मैं सारी बुक्स वगैरह ओपन कर करके नहीं दिखा सकता, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने आइडिया देने के लिए शुरू के क्वेश्चन को बता दिए। ठीक है, ये सब आपकी बुक में से ही है। इसी में मछली के बारे में दे रखा है, लास्ट 12वां चैप्टर आप खोलेंगे तो। ठीक है, अच्छे से यहाँ पे पूरा एक एक, जैसे यहाँ पशु कृषि के बारे में बता रखा है, मुर्गी वगैरह के बारे में। ठीक है, और ये मछलियों के बारे में भी सारा देख रखे हैं, तो आपको सारा इसी में मिलेगा। बस ये आपको पता होना चाहिए चैप्टर कौन सा है, और ये चैप्टर का पता लगता है जब हमने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होता है। ठीक है, इसी के अंदर सारा मेंशन किया गया है। ठीक है, इसलिए बुक से आपको अच्छे से बताता हूँ। अब आगे सुनो, ये कह रहा है खाद उर्वरक से अच्छा क्यों है। देखो, खाद जो होता है ना वो नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। उर्वरक जो होता है ना इंसान द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि अच्छा क्यों है। ये मिट्टी की उर्वरता और जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, इससे अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं होती, ये कीटों को मारती है, ये सभी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। आपको बेस्ट बताना है कि खाद जो है ना वो किस चीज में सबसे अच्छी मानी जाती है। तो ये सभी पोषक तत्वों को भरपूर होते हैं। देखो, खाद में इतने पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि खाद है ना, नहीं तो फिर सब लोग खाद का यूज करते हैं, केमिकल का फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते, क्योंकि फर्टिलाइजर के अंदर सारी चीजें पाई जाती हैं, खाद के अंदर चीजें कम होती हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक शक्ति होती है, ये मिट्टी की ताकत को बना के रखती है और पानी को रोक के रखने की शक्ति होती है। तो इसलिए इसका आंसर बी, क्योंकि खाद पशुओं के सड़े गले पदार्थ से बनती है। अगर कोई क्वेश्चन ना आ रहा ना उसको एनालाइज करो, आप आराम से उसे बता पाओगे कि उसका बेस्ट आंसर क्या है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 8वां। ये कह रहा है अभिकथन कारण है। तो अभिकथन कारण पता होगा ना, सबसे पहले चेक करते हैं कि दोनों ट्रू है फॉल्स है। ये कह रहा है कोशिका भित्ति पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में मौजूद होती है। ये कह रहा है जो कोशिका भित्ति है ना वो पादप और जंतु, मतलब ये कह रहा है सेल वॉल जो है ना वो प्लांट और एनिमल दोनों में होती है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि दोनों में नहीं होती। प्लांट सेल जो है ना, जो सेल वॉल है, सेल वॉल वो केवल पौधों के अंदर पाई जाती है, जानवरों में नहीं पाई जाती। ठीक है, पौधों में हमसे एक एक्स्ट्रा है, और इसी वजह से पौधे ना अपना खाना बनाने में भी, मतलब सूर्य के प्रकाश से अपना खाना तैयार कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपको 5 ही चैप्टर में मिलेगा सेल वॉल के बारे में। अच्छे से आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये 5 ही चैप्टर है। तो इसमें आपको जो है यहाँ पर दे रखा है कोशिका भित्ति के बारे में, तो आप पढ़ेंगे यहाँ कोशिका भित्ति के बारे में, आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। देखो, ये आप पेज पलटेंगे, ये रहा कोशिका भित्ति। ये लिखा पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अलावा कोशिका भित्ति भी होता है। देखो, प्लाज्मा झिल्ली भी पाई जाती है। ठीक है, और ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। मैं एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा बुक से बताता रहूंगा।
ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चन पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। और सेलुलोज एक जटिल पदार्थ होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। ये देखो पराशर बताया था ना, जो पानी का लेन देन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। आपको सर इससे ये थोड़ी साबित होता है कि जानवरों में नहीं पाए जाते, मतलब अब मैंने तो पूरा पढ़ रखा ना, तो फिर चैप्टर थोड़े देखने पड़ते हैं। तो जंतुओं में नहीं होती है पादप, ठीक है, कोशिका भित्ति, ठीक है। चलो आगे सुनो। ये कह रहे कोशिका भित्ति कोशिकाओं को कठोरता सुरक्षा प्रदान करती है, बिल्कुल ठीक है, तभी ना पौधा स्ट्रोंग रहता है, ठीक है। तो ये सही, ये गलत है और आर सही है। तो क्या आंसर होगा, डी हो गया इसमें, क्योंकि ए गलत है, आर सही है, ठीक है। एक बात और बताऊं, दोनों के दोनों कभी भी फॉल्स नहीं आएंगे, क्योंकि एमसीक्यू में देख लो कोई है ही नहीं ऐसा क्वेश्चन। तो अगर आपको एक पता लगे ना गलत है, तो दूसरा सही होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सोच के आराम से करना। फिर कह रहा 9th क्वेश्चन है, ये कह रहा ए या बी दोनों में से एक का आंसर आपको देना है। अब ये क्वेश्चन आंसर आ गए हैं, तो ये भी मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। तो शॉर्ट शॉर्ट में मैंने लिखे हैं, तो आपको शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन बुक से आपको दिखा दूंगा, बुक से पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। ये कह रहा है कोशिका की आत्मघाती थैली कहलाने वाले कोशिकांग का नाम बताइए, इसे ऐसा नाम क्यों दिया गया। लेकिन आत्मघाती जो थैली है ना, वो किसे कहा जाता है। तो देखो कोशिका के ना बहुत सारे अंग हैं, समझो, कोशिका के, ये जो कोशिका आप पढ़ रहे हो ना, सेल, तो इसके बहुत सारे अंग होते हैं। अंग कौन से, एक है ईआर, एक है गोल्जी उपकरण। ईआर के अंदर कौन कौन है, एसईआर, आरईआर, ठीक है, एसईआर आरईआर दे रखे हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये प्लांट सेल एनिमल सेल भी बना रखे, वो भी करना, लाइसोसोम। तो ये जो लाइसोसोम है, देखो क्वेश्चन इसके अंदर से क्वेश्चन बना के दिया, आपको हेडिंग बतानी थी, ठीक है। इसने ये बोला है कि ना कोशिका की आत्मघाती थैली कहलाने वाले कोशिकांग का नाम बताइए, तो यहाँ पर इसका नाम है लाइसोसोम, ठीक है। आत्मघाती थैली कहा जाता है, यहीं पर आप पढ़ा हुआ लिखे हुए देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ, ये लिखा ना आत्मघाती थैली कहते हैं इसे। क्यों कहा जाता है, ये इसी में आंसर आपको मिल जाएगा। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पाचकरी एंजाइम जो है ना, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देती है, ठीक है। बाकी इजी लैंग्वेज में यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। ये आप यही से नोट कर लेना, ठीक है। ये मतलब पचाने का काम कर देती है ये, ठीक है। तो सिंपल आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो कोशिका को जो है ना नष्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो अपने को पचा सके, जो मृत होती है ना उनको। ये पूरा यहाँ से लिख लेना, ठीक है। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अगर ये नहीं करना तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एटीपी के रूप में ना ऊर्जा को स्टोर करके रखता है। देखो अगर आपको ये वाला नहीं करना अंग, देखो एक अंग पे क्वेश्चन जरूर आएगा, अगर इसका नहीं दिया तो इसका दे देंगे, इसका नहीं दिया तो इसका दे देंगे, इसका नहीं दिया तो इसका दे देंगे, एक जरूर आएगा, 100% आते ही आता है, ठीक है। बच्चे पूछते हैं ना सर इंपॉर्टेंट बताओ, तो मैं पेपर के थ्रू ही बताता हूँ पूरा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एटीपी के रूप में ऊर्जा को संरक्षित कर देता है। ये आप मेन ये चीज बताओगे, ठीक है। ये बाकी दो चलन वो लिखने लिख लो, ठीक है। और एक बात और याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी चीज है जिसके पास अपना खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है। एग्जाम में पूछता भी है कि कोशिका के वो कौन कौन से अंग है जिनका खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम है। तो आप एक तो माइटोकॉन्ड्रिया बता देना, दूसरा आप प्लास्टिड बता देना, क्योंकि प्लास्टिड का खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है, ये याद रखना, क्योंकि ऐसे डीपली क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। और प्लास्टिड के अंदर जो, देखो आपने ये तो सुना होगा कि जो पौधे हैं उनकी पत्ती का रंग हरा होता है। आपने कभी सोचा है कि कुछ पत्ती का रंग जैसे लाल है, या फ्रूट का रंग लाल है, पीला, गुलाबी, ऐसे अलग अलग रंग क्यों हो जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिड में 3 चीजें होती हैं, ठीक है। अगर मेन कैटेगरी तो उसकी 2 है, एक है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो भी पौधों के अंदर रंग आ जाते हैं ना, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट की वजह से वो सफेद पड़ जाता है, ठीक है। और जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा, देखो जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा, ठीक है, उसे क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, उसकी वजह से हरा रंग होता है, और उससे तो पौधे अपना भोजन वगैरह बना पाते हैं,
और ल्यूकोप्लास्ट में जो रंगहीन होता है, जो सफेद पड़ जाता है, उसी में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ इकट्ठे होते हैं। जो व्हाइट व्हाइट पड़ जाता है ना, तो वो भी काम की चीज है, उसमें प्रोटीन है, ठीक है, स्टार्च है, तेल है उसमें, ठीक है। ऐसे स्टडी की जाती है बच्चों, सुन रहे हो मेरी बात? आपको ऐसे पढ़ना है। ये सिर्फ आइडिया देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि सैम्पल पूरे सिर्फ गाइडेंस के लिए होते हैं, इनमें से बहुत कम क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा आपको करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, फसल किस्मों में सुधार किन कारकों के कारण होता है? ये कह रहे अगर फसल में हमें सुधार करना है तो किन कारकों के कारण हम कर सकते हैं इसमें? देखिए, अगर हमें फसलों में सुधार करना है तो जो उसमें कीड़े मकोड़े हैं जो उसको खराब करते हैं, उसे रोक कर, और जिस मौसम में जो सी फसल उगानी है, अगर हम उस मौसम में फसल उगाएं तो हम फसलों में सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही मेंशन किया गया इसमें, अगर आप देखेंगे ना, तो ये फसल पैटर्न बना के, बीमारियों से छुटकारा पाके, ये सारा इसमें मेंशन किया गया। तो मैं सिंपल आपको दिखाता हूँ, ये नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है, ये देखो, ठीक है, उच्च उपज और रोग प्रतिरोधकता के द्वारा, ठीक है, मिश्रित फसल, ठीक है। और ये अगला टॉपिक आ गया ना, ये देखो, ये कह रहे मिश्रित फसल और अंतरा फसलीकरण के बीच में अंतर क्या है, ठीक है। बाकी अब थोड़ा इसको बड़ा बड़ा लिखना है, तो हेडिंग के रूप में यूज करने के लिए लिखा था, जैसे नोट्स बनाए जाते हैं वैसे, ठीक है। तो देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है मिश्रित फसल और अंतरा फसलीकरण के बीच में अंतर क्या है। देखो, मिश्रित फसल ये है, देखो आपको ना ये अच्छे से बताना पड़ेगा, अंतरा फसलीकरण और मिश्रित फसल, ये देखो, ये जो देख रहे हो ना, इंटरक्रॉपिंग कहलाती है। जब एक ही खेत में ना उस खेत के पार्ट कर देते हैं और अलग अलग फसलें उगाते हैं, वो अंतरा फसलीकरण हो जाता है, इंटरक्रॉपिंग हो जाता है। और मिश्रित का मतलब होता है कि आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जब दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगा दिया, एक एक बड़ी बड़ी हो जाएगी, एक छोटी होगी, पहले उसको काट लेंगे फिर इसको काट लेंगे। तो इसमें ये ऐसे होता है, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ बो देते हैं, जैसे मूंगफली और सूर्यमुखी को, गेहूं और सरसों को, गेहूं और चने को। ये एग्जाम में आ भी जाता है ऐसा क्वेश्चन कि भाई मिश्रित के एग्जाम्पल दो। और अंतरा फसलीकरण के एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि एक पैटर्न के हिसाब से उगाया जाता है, मतलब एक खेत को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे सोयाबीन, मक्का, बाजरा, लोबिया। ये एग्जाम्पल याद करना। तो समझ गए ना कि जो जो क्वेश्चन वगैरह आए हैं, तो आपको जो है उसको क्या करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करो, एक्स्ट्रा भी करना है, ठीक है। अब आगे सुनो, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ये कह रहे व्याख्या कीजिए कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। जो कोशिका है ना, उसको जीवन की मूलभूत इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी जीव जितने भी हैं, 5 चैप्टर में है, जीवन की मूलभूत इकाई क्यों है? क्योंकि इसी से तो सारी कोशिका बनी है, इसी से बाद में उत्तक बनेंगे, इसी से सारे अंग बनेंगे, ठीक है। इसलिए इसको मूलभूत इकाई कहा जाता है। ये अपने आप बना बना के लिख सकते थे आप, ठीक है, कंसेप्ट एग्जाम्पल के तौर पर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है हृदय की मांसपेशियों को अनैच्छिक मांसपेशी क्यों कहा जाता है। देखो, ये जो चैप्टर है ना आपका उत्तक वाला, इसमें कुछ जो है हमारे शरीर में हमारे द्वारा किए जाते हैं, कंट्रोल होते हैं हमारी बॉडी के द्वारा, और कुछ हमारी इच्छा से काम नहीं होता, ठीक है। तो एक होता है ऐच्छिक और एक होता है अनैच्छिक। ऐच्छिक जैसे मैं अपने हाथ को हिला रहा हूँ तो ये क्या है, ऐच्छिक है। और कुछ होता है जो हमारी मर्जी से नहीं होता, जैसे दिल का धड़कना, तो बोले कि हमारी मर्जी से नहीं होता, इसलिए ये अनैच्छिक कैटेगरी में आ जाता है। और ये हृदय पेशी के बारे में ये पूरा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपने जैसे चैप्टर 12 में पढ़ा हुआ है, आपको पता होता है कौन सी चीज कहाँ पर होती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पर कि हृदय की मांसपेशियों को अनैच्छिक मांसपेशी को कहा जाता है क्योंकि ये हमारे जो है कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है, इसलिए अनैच्छिक क्रिया में आती है, ठीक है। और ये हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, सिंपल लैंग्वेज में अपना बना के लिखना था आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये, एक छात्र खेलते समय अपने पैर की मांसपेशियों में चोट लगने के कारण कुछ दिनों तक ठीक से नहीं चल पाया, तो किस प्रकार की मांसपेशी उत्तक में उसको चोट लगी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घायल तक कंकाली पेशियां, आप इसका आंसर लिख दोगे, ठीक है। तो आप देखेंगे ना, जो कार्डिक मसल है उसके ऊपर जो गोलाकार सिलिंड्रिकल शेप में बनी हुई है ना पिक्चर, उसमें आपको इसे मिल जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, करोगे ना अच्छे से। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है
रिया ने गर्म तवे को छुआ और तुरंत अपना हाथ डालिया, तो इस त्वरित प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार उत्तक का नाम बताइए। सिंपल सी बात है, हमने एकदम हाथ खींचा तो हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो आपने ये बहुत बार पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो आप इसमें तंत्रिका उत्तक के बारे में बता देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको अच्छे से स्टडी करनी है। आगे सुनो, ये हो गया। अब 13 क्वेश्चन पर आ जाओ। कह रहे गर्मियों में पेड़ों की छाल की बाहरी सतह खुरदरी हो जाती है। देख लो कैसे कैसे आए हैं, केस स्टडी बेस्ड। कि चैप्टर किस तरह से पढ़ा है, या अपने पौधों के बारे में पूछ रहे हो। ठीक है, उसके उत्तर क्या पूछ रहा है। कभी कभी दरारें पड़ जाती हैं। हम यह भी देखते हैं कि रेगिस्तानी इलाकों में कैक्टस के पौधे अत्यधिक गर्मी में भी अधिक पानी नहीं होते हैं, है ना। तो उनमें ये कह रहे पेड़ों की छाल में मौजूद सुरक्षात्मक उत्तक का नाम बताओ। जो पेड़ की छाल है उसके में कौन सा उत्तक होता है, तो आपको पता होना चाहिए। उस उत्तक का नाम कोर्क है ना, कोर्क छाल, तो आप वो बता दोगे। देखो मैं आपको बुक से दिखाता हूँ, ये आपकी बुक है, वही चैप्टर नंबर आपका 6 है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर देखो, ये देखो, ये जो मरुस्थलीय पौधा है, पहले मरुस्थलीय पौधे का देखो यहाँ पर इसने बोला है, यहाँ पर कैक्टस का बोला ना। तो पानी क्यों नहीं खोता है, क्योंकि उसमें एक लेयर होती है जिसको बोला जाता है क्यूटिन। ये आ रहा है ना क्यूटिन। ठीक है, और पौधे में मैंने आपको बता दिया, ये छाल वाला क्या होता है, कोर। और एक बात ना, उसके ऊपर जो एक भित्ति जम जाती है ना, वो सुबलिन होती है, जो अभेद्य बन जाता है। हवा पानी अंदर बाहर नहीं जा पाती, और पौधा जो पेड़ होता है वो सुरक्षित जाता है, उसका जो तना होता है। समझ में आ गई। ऐसे डीपली पढ़ना है बच्चों। ठीक है, अब ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, तो इसके आगे पीछे की चीजें पढ़ लो। जैसे स्टोमेटा, पत्ती में जो छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके से गैसों का एक्सचेंज करता है, तो आस पास की चीजें भी आपको करनी है। ठीक है, स्टोमेटा के काम क्या होते हैं, गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्प से पानी को बाहर निकालना। ठीक है, ठीक है, टाइम की थोड़ी लिमिटेशन होती है, नहीं तो मैं आपको इसी में और ज्यादा डीपली ज्यादा करवा पाऊँ। ठीक है, अब देखो एक बात सुनो, ये पैसेज दी थी इन्होंने। ठीक है, और आपको इन दोनों के आंसर देने थे। ठीक है, वो बुक को समझाने लगा तो क्वेश्चन आपको हो सकता है क्लियर ना हो। और सी और डी ये दो है, इनमें से एक करना है। तो पहले वाले का आंसर बोला सुरक्षात्मक उत्तक जो पेड़ों की छाल है, वो तो कोर्क हो गया। ठीक है ना, ये हो गया कोर्क। ठीक है, फिर यहाँ पे कौन सा रसायन कोर्क कोशिकाओं को पानी और गैसों में अभेद्य बनाता है, तो उसका नाम क्या हो गया, सुब्रिन हो गया। ठीक है, ये लिखा ना, अभेद्य बना देता है। उसके बाद दोनों में से करने का कौन सा उत्तक कैक्टस के पत्तों में पानी की कमी को रोकता है, तो ये हो गया क्यूटिन। ठीक है ना, हो गया ना। फिर कह रहे हैं रक्षी कोशिकाएं पौधों के लिए क्यों महत्वपूर्ण होती है, बोलोगे उनकी रक्षा करती हैं, तो अपने बराबर आगे लिख दोगे, है ना। चलो अब आगे सुनो। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, अब 14 क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए बी दोनों में से एक करना है। संरचना और कार्यों के संदर्भ में खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में अंतर बताना। देखो आपने अभी शायद वाला चैप्टर मैंने अभी आपको दिखाया था, मैंने कहा था कोशिका के बहुत सारे अंग होते हैं, हाँ या ना। और कोशिका के अंग में हमने देखा था, ये कोशिका के अंग में कौन कौन से अंग है, पहला अंतर्द्रव्य जालिका है, मतलब जालिका। ठीक है, तो इसमें दो होते हैं, एक आर होता है और एक एस होता है। पता है अंतर्द्रव्य जालिका आर क्यों बन जाती है, रफ खुरदरी क्यों हो जाती है, क्योंकि उसमें ना राइबोसोम लग जाते हैं, और राइबोसोम लगने के बाद वो खुरदरी बन जाती है। और जिसमें राइबोसोम नहीं होते हैं वो क्या होता है, एससीआर होता है। तो अब दोनों में डिफरेंस खुद ही बता दो ना, अगर आपने पढ़ा है ना तो उसको पॉइंटर में डिफरेंस खुद ही बता दो ना, कि भाई आर में राइबोसोम होते हैं, एससीआर में राइबोसोम नहीं होते। राइबोसोम पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसका मतलब आर प्रोटीन का संश्लेषण करती है, हाँ है ना। और एससीआर में वसा और लिपिड के अणुओं को बनाने में सहायता मिलती है। तो ये आप डिफरेंस ऐसे बता दोगे, हाँ या ना। ठीक है, देखो समरी में आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है ना, बाकी बुक से आप करो। ठीक है, जैसे मैंने ये तो शॉर्ट में एग्जांपल के तौर पे लिख दिया ना। अब सुनो इधर, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर पैकेजिंग और स्राव के लिए उत्तरदायी कोशिकांग का नाम बताओ। देख लो ये भी अंदर से पूछा है कि इन सारे कोशिका के जितने भी अंग है ना, उनमें से पैकेजिंग कौन करता है। बच्चों पैकेजिंग कौन करता है, अब घर में तो हमें पता है कौन करेगा, जिसको अच्छे से आती होगी, लेकिन यहाँ पर कोशिका में फिक्स है
कि कौन पैकिंग करेगा, गोल्जी। ये सारी पैकिंग कर करके आगे भेजता रहता है सामान को। से कोशिका के सारे अंग है ये, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंग होते हैं ना, तो एक जो हमारी बॉडी में सेल है ना, उसके अंदर भी अंग है, और वो सारे अंग अलग अलग काम करते हैं। वैज्ञानिक हैरान हो गए कि एक छोटे से सेल के अंदर भी अंग होते हैं, ये सारे अंग हैं। अब पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ये जानवरों में मतलब हमारे में, और ठीक है मतलब इंसान साइंस के अकॉर्डिंग ना एनिमल में आता है ये, और ये पौधों में, तो दोनों में अंतर पूछ लेगा। तो अगर आपने ये सारे अंग पढ़ लिए और आप तो ये भी बता दोगे कि दोनों में क्या अंतर है। जैसे हमारे अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते, होते नहीं तो हम भी खाना खुद बना लेते हैं, जबकि पौधों के अंदर प्लास्टिड पाए जाते हैं। और वैक्यूल्स हमारे अंदर तो बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं, इसमें वैक्यूल्स बड़े हैं। हिंदी में वैक्यूल्स को बोला जाता है रसधानियां। ठीक है, देखो कोई भी नया क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, ठीक है, पैकेजिंग का समझ में आ गया बच्चों, आंसर क्या है पैकेजिंग का। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि पैकेजिंग का काम करता है गोल्जी। ठीक है, कौन करता है, गोल्जी करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो ये कह रहा है यहाँ पर, ये प्लास्टिड क्या है, उनके प्रकारों के नाम बताइए, उदाहरण सहित बताइए। तो मैंने आपको अभी जब समझा रहा था तभी मैंने आपको बताया प्लास्टिड के बारे में, बताया था ना कि इसमें क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, बताया था। और क्रोमोप्लास्ट के अंदर, जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहने लग जाते हैं। ठीक है, जिसमें हरा रंग होता है। तो यही आपको पूरा बताना था। आगे ये ऐसे ही थोड़ा सा लिखा है, देख लो। ठीक है, ये अलग अलग रंग आ जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में पता है भंडारण का काम करता है, क्या क्या भंडारण करता है, स्टार्च, तेल, प्रोटीन वगैरह। ठीक है, तो अब आ जाइए, रिक्तिका का मुख्य कार्य क्या है। ये जो वैक्यूल्स होते हैं, अब आपको किस तरह ये रिक्तिका कैसे, तो देखो ये राजधानी ही है, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो इसी के बारे में बता दो, क्या करता है, संग्राहक थाली का काम करता है। ठीक है, भोजन का भंडारण करता है, अवशिष्ट का भंडारण करता है। ठीक है, तो ये इसी के बारे में आपको बताना था। तो डियर ये पार्ट 1 था। ठीक है, सारे बच्चे लाइक कर देना सपोर्ट के लिए, और अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो जल्दी मैं आगे का पार्ट लेकर आऊँगा। तैयार मैंने कर दिया था, ठीक है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में बनाना जरूरी है ना, इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।